हेलो दोस्तों, तो कैसे यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। तो आज यार हम देखने वाले क्लास 12 फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 3 हमारा वैद्युत धारा। ठीक है, इस चैप्टर को वन शॉट पे देखने वाले। ठीक है, वैद्युत धारा चैप्टर जो है, इस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से आपके पेपर में पूछे जाते हैं, उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को यार आज के इस वीडियो पे वन शॉट पे देखने वाले। ठीक है, मतलब कि आपका पेपर में इससे बाहर कोई भी प्रश्न आने वाला नहीं। ठीक है, क्योंकि जितने प्रश्न आपके फिजिक्स के पेपर में विद्युत धारा चैप्टर से पूछे जाते हैं, उन सभी प्रश्नों का आज के इस वीडियो पे आपका वन शॉट होने वाला है। ठीक है, जिसपे मस्त तरीके से एक एक क्वेश्चन को देखेंगे, एक एक डेरिवेशन को देखेंगे। ठीक है, जिससे आपकी मस्त तैयारी हो जाएगी। तो जो लोग पुराने, उनको तो पता है कि हमने इससे पहले चैप्टर नंबर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र भी देख लिया था, उसके न्यूमेरिकल्स भी देख लिए थे, फिर स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता वाला चैप्टर देखा, फिर उसके न्यूमेरिकल का आपको अलग वीडियो दिया जिसमें सभी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स देखे। तो आज के जो चैप्टर है इसमें हम कौन सा देखेंगे, आज के इस वीडियो पे हम देखेंगे चैप्टर नंबर 3 विद्युत धारा चैप्टर को। ठीक है, इस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज के इस वीडियो पे देखेंगे। तो जो लोग नए हो उनको बता दें कि अगर आप इससे पहले वाले वीडियो देखना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन पे फिजिक्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, 12th फिजिक्स वन शॉट वाली, वहां से जाके आप इसके पहले के वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो आज के इस वीडियो पे यार आपको शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखना है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है आपका। ठीक है, अगर आपकी पूरे साल तैयारी अगर मस्त तरीके से नहीं हुई है, आपने भले ही पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन अगर आप मस्त तरीके से आप पढ़ लेते हो ना, तो अभी भी आपकी तैयारी हो सकती है। वन शॉट सीरीज हम इसीलिए चला रहे हैं कि जिन छात्रों ने मान लो पूरे साल कुछ ना पढ़ा हो, फिर भी उनकी तैयारी अगर इतना पढ़ लेते हैं तो उनकी तैयारी मस्त हो सकती है। ठीक है, तो मस्त तरीके से हम लोग शुरू करते हैं आपका ये जो विद्युत धारा वाला चैप्टर 3 है आपका, इसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जितने प्रश्न बेसिक से पूरा देखेंगे। ठीक है, सभी प्रश्नों को आज के इस वीडियो पे देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सब लोग यार आखिरी तक वीडियो को देखना और एक एक क्वेश्चन को भैया तैयार जरूर कर लेना। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो भैया मस्त तरीके से अब हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं, आपका विद्युत धारा चैप्टर को और इसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखना, एक एक प्रश्न को आपको तैयार करना है। ठीक है, कोई भी प्रश्न हल्के में ना लेना, चाहे वो छोटा प्रश्न हो, बड़ा प्रश्न हो या डेरिवेशन हो, किसी को आपको हल्के में नहीं लेना, मस्त तरीके से आपको पूरा तैयार करना है। ठीक है, तो शुरू करें। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास इस चैप्टर का कि विद्युत धारा चैप्टर है, तो सबसे पहले क्वेश्चन इससे आ सकता है, विद्युत धारा की परिभाषा, उसका सूत्र व मात्रक लिखिए। विद्युत धारा क्या होती है, इसकी परिभाषा लिखिए, इसका सूत्र लिखिए व मात्रक लिखिए। ठीक है, तो पहला ही क्वेश्चन इस चैप्टर का। तो सर चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें विद्युत धारा हमारी क्या होती है, परिभाषा पढ़ो। कहा गया किसी चालक से एकांक समय में प्रवाहित होने वाली मात्रा को, ठीक है, प्रवाहित होने वाली किसकी मात्रा को, आवेश की मात्रा को होना चाहिए। प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, परिभाषा क्या बनती है, किसी चालक से एकांक समय में प्रवाहित होने वाली आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं और इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। तो विद्युत धारा की परिभाषा अगर आपसे पूछी जाती तो आपको क्या कहना है, किसी चालक से एकांक समय में प्रवाहित होने वाली आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। बात करें अगर इसके सूत्र की, तो विद्युत धारा बराबर सूत्र होता है, विद्युत धारा बराबर सूत्र क्या होता है, विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटा समय। ठीक है, विद्युत धारा बराबर सूत्र होता है आवेश बटे में समय। ये सूत्र होता है आपका विद्युत धारा का। विद्युत धारा बराबर क्या होता है, आवेश बटे में समय। ठीक है, यहां से हमने ऊपर एक चीज लिखा कि विद्युत धारा को आई से प्रदर्शित करते हैं, तो विद्युत धारा आई बराबर सूत्र होता है, देखो आई बराबर सूत्र क्या होता है, आवेश, आवेश जो होता है उसे क्यू से प्रदर्शित किया जाता है, किससे, स्मॉल क्यू से। तो यहां से आई बराबर क्यू बटे में समय को टी से, तो आई बराबर क्यू अपॉन में टी। ये होता है धारा का सूत्र, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, या विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय। अगर इस परिभाषा को भी आप समझना चाहो तो इसी सूत्र से समझ सकते हो। यदि यहाँ पे हम t का मान 1 सेकंड कर दें, समय है ना, तो समय को अगर 1 सेकंड कर दें, ठीक है, यदि हम लोग t का मान 1 सेकंड कर दें तो परिभाषा क्या बनेगी कि यदि किसी चालक से एकांक समय, एकांक समय का मतलब एक, एकांक का मतलब एक, यदि किसी चालक से एकांक समय मतलब 1 सेकंड कह सकते हो, या एकांक सेकंड, एकांक समय को आप 1 सेकंड भी कह सकते हो कि किसी चालक से 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाली आवेश की मात्रा। ठीक है, इस टाइप से भी कह सकते हो। तो यहाँ पे एकांक समय का ही मतलब है, यदि t का मान 1 सेकंड कर दिया जाए तो किसी चालक से एकांक समय में प्रवाहित होने वाली जो आवेश की मात्रा q होगी,
उसे ही क्या बोला जाएगा, विद्युत धारा बोला जाएगा। ठीक है, अगर समय t का मान 1 सेकंड होता है तो आप सीधा सीधा कह सकते हो कि किसी चालक में एकांक समय मतलब 1 सेकंड बोल सकते हो या एकांक समय, एकांक समय में जो प्रवाहित होने वाली आवेश की मात्रा q होती है उसे ही विद्युत धारा कहते हैं। क्योंकि जब t का मान 1 सेकंड कर देंगे तो यहाँ से सूत्र बन जाएगा I इक्वल टू क्यू। ठीक है, अगर हम लोग t का मान 1 सेकंड कर देते तो सूत्र क्या बन जाएगा, I इक्वल टू क्यू आपका। ठीक है, क्या सूत्र बन जाएगा, I इक्वल टू क्यू। तो यहाँ से आप कह सकते हो किसी चालक से एकांक समय में, एकांक समय मतलब 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाली जो आवेश की मात्रा क्यू है उसे ही हम लोग विद्युत धारा I बोलते हैं। ठीक है, इस टाइप से विद्युत धारा की परिभाषा होती है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो विद्युत धारा बराबर क्या सूत्र होता है, आवेश बटा समय, और विद्युत धारा को I से प्रदर्शित करते हैं तो सूत्र हो जाता है I इक्वल टू क्यू अपॉन में टी। अब इसके बाद पूछा गया था इसका मात्रक, तो मात्रक इसका क्या होता है, मात्रक समझ लो। ठीक है, मात्रक की बात करें तो देखो सूत्र होता है आवेश बटा समय। आवेश का मात्रक आपको पता होना चाहिए, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, और आपका बटे में है समय, समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड, तो इसका मात्रक होता है कूलाम प्रति सेकंड। ठीक है, क्या मात्रक होता है, कूलाम प्रति सेकंड। ठीक है, धारा बराबर आवेश बटा समय, आवेश का मात्रक कूलाम और बटे में समय का मात्रक सेकंड, इसलिए इसका मात्रक होता है कूलाम प्रति सेकंड। या धारा का एक मात्रक और होता है कौन सा, एम्पियर। ठीक है, दूसरा मात्रक कौन सा होता है, एम्पियर। विद्युत धारा के दो मात्रक होते हैं, पहला कूलाम प्रति सेकंड, दूसरा एम्पियर। कूलाम प्रति सेकंड को ऐसे आप प्रदर्शित करते हो सी, इस टाइप से, कूलाम सी और बटे में सेकंड। ठीक है, इस टाइप से, और एम्पियर को हम लोग ए से लिखते हैं इस टाइप से, ये चीज याद रखना। ठीक है, तो ये सिंपल सा वैद्युत धारा, वैद्युत धारा की परिभाषा, सूत्र और इसके मात्रक कूलाम प्रति सेकंड या एम्पियर। ठीक है, इस टाइप से आप लोग समझ सकते हो। यहाँ पे हमने जैसे Q का बात है, विद्युत आवेश है, तो विद्युत आवेश का भी आपको फॉर्मूला वैद्युत आवेश सतह क्षेत्र वाले चैप्टर में पढ़ाया था। Q बराबर N होता है, जहाँ N इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E इलेक्ट्रॉनों का आवेश होता है। तो ये वाला फॉर्मूला भी इससे याद रखना, क्योंकि कभी कभी आपको इस टाइप से इसमें और इसमें फॉर्मूले में आपको न्यूमेरिकल दे देता है। ठीक है, तो I इक्वल टू क्यू अपॉन टी वाला भी फॉर्मूला याद रखना है आपको, और ये जो Q इक्वल टू N वाला होता है। ठीक है, जहाँ N क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। ठीक है, N को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E जो होता है वो आवेश होता है किसका, इलेक्ट्रॉन का। तो ये वाला फॉर्मूला भी यहाँ पे याद कर लेना, Q बराबर N। तो ये इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन था, विद्युत धारा किसे कहते हैं, विद्युत धारा की परिभाषा, उसका मात्रक, उसका सूत्र। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हो। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था, तो इसलिए आपका एकदम बेसिक क्वेश्चन था। ठीक है, क्योंकि चैप्टर स्टार्ट हो रहा है तो आपको पता तो होना चाहिए विद्युत धारा होती क्या है, इसका मात्रक क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो ये अब आपको पता चल चुका है। अब हम देखते हैं इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लो, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो आप देखते हैं भैया अगला क्वेश्चन। अगला ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और 5 नंबर का पेपर में पूछ लिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ना। क्वेश्चन है आपका, अनुगमन वेग किसे कहते हैं और इसके लिए सूत्र स्थापित कीजिए। ठीक है, अनुगमन वेग किसे कहते हैं और अनुगमन वेग के लिए इसका सूत्र क्या होता है, अनुगमन वेग का, इसको आपको स्थापित करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको अच्छे से देखना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें क्या होता है अनुगमन वेग, फिर बात करेंगे अनुगमन वेग के लिए सूत्र कैसे स्थापित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर से परिभाषा सबसे पहले लिखी गई अनुगमन वेग की, कि विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से किसी चालक में, ठीक है, कहा गया विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से किसी चालक में इलेक्ट्रॉन जिस औसत वेग से गति करते हैं उसे अनुगमन वेग कहते हैं और इसे Vd से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, कहा गया विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से किसी चालक में इलेक्ट्रॉन जिस भी औसत वेग से गति करते हैं उस औसत वेग को हम लोग कौन सा वेग बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग या अपवाहन वेग भी आप बोल सकते हो। अनुगमन वेग या अपवाह वेग भी बोला जाता है। ठीक है, मान लो यहाँ पे इस टाइप से कोई चालक हो, अगर इस टाइप से मान लो हमारे पास कोई चालक है आपके पास। ठीक है, ये हमारे पास मान लो एक चालक है, इसको अगर हम क्या करें एक बैटरी से जोड़ दें नीचे, इस टाइप से मान लो हम इसे क्या करें एक बैटरी से जोड़ दें, तो ये सिंपल हमारे पास एक चालक था। तो कहा गया इस चालक में क्या होगा, आपके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं चालक में,
वो क्या करते हैं, आपका विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, विद्युत क्षेत्र जब आता है तो विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में ये जिस भी वेग से गमन करते हैं, जिस भी वेग से गति करते हैं, वो वेग होता है Vd और उसे बोलते हैं अपवहन वेग। ठीक है, कोई भी चालक होता है, जैसे कि ये आपका चालक है, चालक में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, चालक में कैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन किसी ना किसी वेग से होंगे, तो ये विद्युत क्षेत्र के कारण जिस भी वेग से ये गति करते हैं इलेक्ट्रॉन, उस वेग को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुगमन वेग बोलते हैं, और इसे Vd से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, परिभाषा समझ में आई ना, कि आपका किसी विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से किसी चालक में इलेक्ट्रॉन जिस भी औसत वेग से गमन करते हैं, जिस भी औसत वेग से गति करते हैं, उस वेग को हम लोग क्या बोलते हैं, अपवहन वेग या अनुगमन वेग कहा जाता है। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है, और इसे Vd से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, Vd से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब अगर बात करें, कहा गया इसके बाद परिभाषा पूछी गई कि अनुगमन वेग किससे कहते हैं, फिर कहा गया इसके लिए सूत्र स्थापित कीजिए। ठीक है, तो अनुगमन वेग के लिए सूत्र कैसे स्थापित किया जाता है, अब उसको देखते हैं। तो आप सूत्र स्थापित करना देखते हैं, तो यहाँ से देखो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से लिख देते हैं अनुगमन वेग के लिए सूत्र, हेडिंग लगा सकते हो, अनुगमन वेग के लिए सूत्र। ठीक है, अनुगमन वेग के लिए सूत्र, वेग के लिए सूत्र। जब हम लोग अनुगमन वेग के लिए सूत्र निकालेंगे तो मान लेते हैं कि जो हमारे पास चालक है, इस चालक की लंबाई कितनी l, यहाँ से लिखते हैं माना चालक की लंबाई l है, अनुगमन वेग है, जो इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग है वो Vd है। यहाँ से लिखते हैं कि माना चालक की लंबाई, ये जो हमारे पास चालक है, इसी चालक की लंबाई, माना चालक की लंबाई l है, माना चालक की लंबाई l है, तथा इसका जो अनुगमन वेग है वो Vd है। ठीक है, तथा इसका अनुगमन वेग कितना है, Vd, तथा इसका अनुगमन वेग कितना है भैया, Vd है, अनुगमन वेग Vd है। ठीक है, ये चीज आपको मान लेना है। माना कि चालक की लंबाई l है, इस चालक की लंबाई l है, तथा जो इसका अनुगमन वेग या अपवहन वेग है वो कितना है, Vd है। तब यहाँ से लिखते हैं कि इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला बल। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन के कारण लगने वाला बल, तब लिखते हैं इलेक्ट्रॉन के कारण लगने वाला, या लिख सकते हो चालक पर लगने वाला बल, चालक पे लगने वाला बल, चालक पर बल कार्य करेगा। ठीक है, लंबाई l है तथा अनुगमन वेग Vd, तब लिखते हैं चालक पर लगने वाला बल। ठीक है, चालक पर लगने वाला बल, बल का क्या सूत्र हो जाएगा, बल F का सूत्र होगा, F बराबर क्या सूत्र होता है, देखो आपने विद्युत क्षेत्र का सूत्र पढ़ा E = F/Q, ये वाला सूत्र पढ़ा है ना। अगर Q की जगह इलेक्ट्रॉन का आवेश हो, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो E हो जाता है यहाँ पे, यहाँ से अगर F का मान निकाले तो वो E × E, स्मॉल e इलेक्ट्रॉन का आवेश और कैपिटल E क्या है, विद्युत क्षेत्र, ये सूत्र आ जाता है। तो यहाँ से सूत्र क्या हो जाएगा, F बराबर स्मॉल e × कैपिटल। ठीक है, ये आपका चालक में लगने वाला बल स्मॉल e × कैपिटल E आएगा, जहाँ स्मॉल e क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, और कैपिटल E क्या है, विद्युत क्षेत्र। इसे आपको मान लेना है समीकरण नंबर 1। ठीक है, इस टाइप से यहाँ पे ये हमारे पास निकल के आया बल। अब लिखते हैं कि इन इलेक्ट्रॉनों पे लगने वाला त्वरण। ठीक है, या लिख सकते हो इलेक्ट्रॉन के कारण लगने वाला त्वरण। ठीक है, तो लिखते हैं यदि इलेक्ट्रॉन का त्वरण a हो, लिखते हैं यदि इलेक्ट्रॉन का त्वरण a हो। ठीक है, स्मॉल a से त्वरण को प्रदर्शित करते हैं, तो त्वरण a बराबर सूत्र होता है F/m। ठीक है, त्वरण a बराबर सूत्र क्या होता है, F/m, क्योंकि F बराबर हमने सूत्र पढ़ा ma। ठीक है, ये सूत्र सबने पढ़ा है ना, F बराबर ma, तो वहीं से a त्वरण होता है, m द्रव्यमान होता है, और F क्या होता है, बल होता है। तो यहाँ से सूत्र आ जाता है a = F/m। ठीक है, अब ये जो F की वैल्यू स्मॉल e × कैपिटल E है, इसको आप रख सकते हो स्मॉल e × कैपिटल E, F का मान है और बटे में m। ठीक है, इस टाइप से देख सकते हो, F का मान हमने रख दिया स्मॉल e × कैपिटल E बटे में m। ठीक है, अब इसके बाद अगर बात करें हम लोग, तो अब क्या करते हैं, देखो हमने एक त्वरण का सूत्र पढ़ा है, त्वरण बराबर सूत्र, देखो इसे समीकरण 2 मान लेना। त्वरण a बराबर सूत्र होता है, त्वरण a बराबर सूत्र क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, वेग परिवर्तन बटे में समय अंतराल। ठीक है, यह सूत्र होता है त्वरण का। ठीक है, समय अंतराल होता है, समय अंतराल, इस टाइप से होता है त्वरण का सूत्र, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। अगर वेग परिवर्तन मान लो dv हो, क्योंकि वेग में परिवर्तन है तो उसे हम क्या लिखेंगे, dv, बटे में समय में परिवर्तन या समय अंतराल dt। तो यहाँ से सूत्र जो आता है a = dv/dt आता है। ठीक है, a = क्या आता है, dv/dt। अगर नीचे ना दिख रहा हो तो देख लेना, a बराबर है dv/dt। ठीक है, इसे मान सकते हो समीकरण नंबर 3।
इसे क्या मान सकते हो, समीकरण नंबर 3। अब इसके बाद हम लोग सूत्र निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग लिखते हैं समीकरण 2 और समीकरण 3 से लिखते हैं समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से, ठीक है, समीकरण 2 व 3 से, ठीक है। समीकरण 2 में देखो ए इसमें भी है, इसमें भी ए है, तो जब दोनों में ए होगा तो ये वैल्यू के बराबर हो जाएगी। मतलब dv बटा dt इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, ये स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई बटा एम, ठीक है, ये चीज़ आप लिख सकते हो। सिंपल देख लो, ए इक्वल टू ये वैल्यू है, ए इक्वल टू ये वैल्यू, जब दोनों ए इक्वल टू वैल्यू है तो ये और ये वैल्यू भी तो सेम हो जाएगी, इसलिए हुआ dv बटा dt बराबर स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई बटा एम, ठीक है। आप देखो, अब आगे अगर हमें किसका सूत्र स्थापित करना है, सूत्र हमें स्थापित करना है अपवहन वेग का, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस dt को हम भेज देते हैं उधर, तो dv बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई बटा एम, ये dt उधर चला जाएगा तो ये dt हो जाएगा, ठीक है, इस टाइप से देख सकते हो। dv आपका वेग है, यहाँ dt उधर चला गया, इस टाइप से। अब क्या करते हैं, अब हम लोग दोनों पक्षों में समाकलन करते हैं, लिखते हैं दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, ठीक है, समाकलन करने पर, ठीक है, हम लोग क्या कर देते हैं, दोनों पक्षों में समाकलन कर देते हैं। समाकलन देखो, जब वेग का समाकलन dv का समाकलन होगा इस टाइप से होगा, इसमें आपकी लिमिट लगेगी, देखो इसमें लिमिट होगी 0 और ऊपर लिमिट होगी अपवहन वेग के बराबर vd, ठीक है, ध्यान से देखो। जब समाकलन होगा तो क्या होगा, सिंपल देखो, यहाँ से 0 से vd लिमिट होगी, vd क्या है, अपवहन वेग है, vd अपवहन वेग है, और लिमिट 0 से vd तक होगी, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे dv, ठीक है। ये आपको समाकलन में लिखना है, 0 से vd तक लिमिट, ये समाकलन का चिन्ह होता है, ठीक है, इसे बोलते हैं समाकलन का चिन्ह। 0 से vd तक की लिमिट है और आपका वेग क्या था, dv, बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यहाँ से समाकलन लगेगा, यहाँ पे आपका होगा 0 और यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे dv वेग था तो यहाँ पे वेग कितना हो गया, vd, क्योंकि ये भी वेग है, तो वैसे यहाँ पे 0 लिखा, तो यहाँ भी कोई समय आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे dt है, ठीक है, जैसे dv वेग था तो vd लिखा जाए, वैसे ही dt समय है तो यहाँ पे एक समय आएगा, कौन सा, टाउ, टाउ इस टाइप से बनता है, ठीक है, इस टाइप से टाउ बनता है, इसे हम लोग बोलते हैं श्रांति काल। क्या बोलते हैं, श्रांति काल, एक समय है ये, ठीक है, ये एक प्रकार का समय ही है, ठीक है। तो 0 से टाउ तक का आपकी लिमिट लगेगी और यहाँ से आपका आगे क्या लिख लेंगे, e इंटू ई बटा एम इंटू डी टी, ठीक है। देखो हमने किया क्या, सिंपल, दोनों तरफ बस समाकलन लगाओ और वैल्यू सेम है, यहाँ पे 0 से vd है, वहाँ पे 0 से टाउ है, टाउ है श्रांति काल, ठीक है। आप देखो जब हम लोग इसका समाकलन, चलो पहले एक स्टेप और लिख लो, 0 से vd है आपका, 0 से vd और dv है यहाँ पे बराबर 0 से टाउ जो है, इसमें ये जो e इंटू ई बटा एम है इसे हम लोग बाहर कर लेते, तो e इंटू ई बटा एम को बाहर कर लिया, यहाँ से लिमिट 0 से टाउ और आगे है dt, इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से हमने कर दिया। देख सकते हो सिंपल क्या है, 0 से vd, ये dv इस टाइप से आया, बराबर में ये जो e इंटू ई बटा एम है इसे समाकलन के बाहर ले लो, यहाँ से 0 से टाउ और यहाँ पे dt, ठीक है। अब इसे हम लोग आगे हल करते हैं, तो जो लोग मैथ वाले हो वो लोग तो आसानी से इसे कर सकते हो। देखो एक चीज़ आप लोग समाकलन का फॉर्मूला याद कर लो, जब भी देखो लिख लेना, चूंकि समाकलन अगर dx है तो उसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, x के इक्वल लिख सकते हैं। अगर समाकलन dx होता है तो हम लोग उससे क्या लिख देते हैं, x। वैसे ही अगर समाकलन dv है तो उसे क्या लिख देंगे, v। वैसे अगर समाकलन dt है तो उसे क्या लिख देंगे, t। जैसे आप समाकलन dx तो उसे x लिखते हैं, वैसे अगर dv है तो v लिखेंगे, dt है तो t लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर समाकलन dv है तो उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, v लिख सकते हैं, और लिमिट है आपकी 0 से vd तक, तो आपको यहाँ पे लिमिट लगा देनी 0 से vd, इस टाइप से, ठीक है। बराबर में क्या हो जाएगा, e इंटू ई बटा एम, और यहाँ पे समाकलन dt, समाकलन जैसे dx है तो x, वैसे ही समाकलन dt का t लिख देना। यहाँ पे लिमिट भी लगी इसलिए हम लोग कोष्टक में लिख रहे हैं, ठीक है। लिमिट कितनी है, 0 से टाउ, तो यहाँ पे लिमिट है 0, यहाँ पे टाउ, ठीक है, इस टाइप से, कोई दिक्कत नहीं। देख सकते हो समाकलन dt को t लिखा, समाकलन dv को v लिखा, लिमिट जो थी वैसे ही लगा दिया, ठीक है। आप देखो यहाँ पे जैसे इसमें लिमिट कहाँ से, 0 से vd तक, वहाँ से लिमिट है 0 से टाउ तक, तो एक बार आपको इस v की जगह vd रखना है, एक बार 0 रखना है, ठीक है। देखो एक बार इस v की जगह vd रखो, एक बार इस v की जगह vd रखो, फिर बीच में माइनस लगाओ, फिर v की जगह एक बार 0 रखो, इस टाइप से, ठीक है। लिमिट में इस टाइप लगाते, जैसे v है तो एक बार इस v की जगह vd रखो, बीच में माइनस का चिन्ह, फिर एक बार v की जगह 0 रखो, तो vd माइनस 0 बराबर इधर क्या आ जाएगा, e इंटू ई बटा एम इंटू, वैसे जैसे इसमें आपने एक बार v की जगह vd एक बार 0 रखा, वैसे इसमें क्या रखोगे, t की जगह एक बार टाउ रखोगे,
फिर बीच में माइनस लगाओगे, एक बार टी की जगह जीरो रखोगे, इस टाइप से, ठीक है। इस टाइप से समाकलन को हल कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे वी डी आ जाएगा, उधर कितना आ जाएगा ई बटा एम, ठीक है। ये ई बटा एम और टाउ माइनस जीरो कितना आ जाएगा टाउ, ठीक है। ये आपका सूत्र बनता है ई बटा एम इंटू टाउ, ठीक है। ई बटा एम इंटू टाउ, ये सूत्र बनता है अपवहन वेग का। यहाँ से वी डी माइनस जीरो वी डी हुआ, वहाँ से टाउ माइनस जीरो टाउ हुआ, ठीक है। यहाँ पे आप सारी चीज़ें लिख देना, क्या चीज़ क्या है, ठीक है। आपको यहाँ पे लिख भी देते हैं, जहाँ टाउ श्रांति काल है, जहाँ टाउ को क्या बोलते हैं श्रांति काल, श्रांति काल बोलते हैं। ई को इलेक्ट्रॉन का आवेश बोलते हैं, स्मॉल ई को इलेक्ट्रॉन का आवेश, ठीक है। इस टाइप से आपको लिख देना है, इलेक्ट्रॉन का आवेश। कैपिटल ई को विद्युत क्षेत्र बोलते हैं, कैपिटल ई को क्या बोलते हैं विद्युत क्षेत्र, ठीक है। और स्मॉल एम को क्या बोलते हैं द्रव्यमान बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो जाएगा। और आपका टाउ शांतिकाल हो गया, वीडी को तो जानते हो अपवहन वेग है। तो इस टाइप से आप लोग सूत्र इसका निकाल सकते हो, अपवहन वेग का सूत्र वी डी बराबर ई बटा एम इंटू टाउ। नीचे इधर दिख भी रहा होगा, अगर इधर वाला ना दिख रहा हो तो इसमें लिखा है ए इक्वल टू डी वी बटा डी टी, इसे समीकरण 3 माना था, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, अपवहन वेग किसे कहते हैं, इसके लिए सूत्र स्थापित कीजिए। तो सबसे पहले परिभाषा लिखनी है, फिर सूत्र कैसे स्थापित हुआ। सबसे पहले आपको यहाँ पे मानना है एक चालक है, ये आपका जो इस टाइप से बना हुआ है ये चालक है। इस चालक का क्षेत्रफल मान लो ए है और चालक की जो लंबाई है वो कितनी है, इस चालक की लंबाई मान लो एल है, ठीक है। चालक की लंबाई एल है, इसका क्षेत्रफल ये जो यहाँ का है वो ए है, ठीक है। और वेग कितना है वीडी है, जो इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग है वो वीडी है। तो माना चालक की लंबाई एल तथा इसका अनुगमन वेग वीडी। अब लिखा इस चालक पे लगने वाला बल एफ इक्वल टू ई इंटू ई हो गया, समीकरण 1 माना। फिर इलेक्ट्रॉन का त्वरण जो होता है, इलेक्ट्रॉन का त्वरण ए इक्वल टू एफ अपॉन एम, यहाँ से एफ की वैल्यू रखी तो ये सूत्र आया। अब त्वरण बराबर सूत्र होता है वेग परिवर्तन बटा समय अंतराल या वेग परिवर्तन बटा समय में परिवर्तन, इस टाइप से भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आया डीवी बटा डी, तो ए बराबर डीवी बटा डी और यहाँ पे ए बराबर ई बटा एम, तो समीकरण 2 व 3 से ये सूत्र आया। इसके बाद डीवी को इधर रखा, डी टी उधर भेज दिया, फिर समाकलन किया गया। इसमें समाकलन की लिमिट थी 0 से वीडी, उसमें 0 से टाउ, ठीक है, इसे टाउ बोलते हैं। फिर इसके बाद इसका समाकलन हुआ और हमें ये जाके अपवहन वेग का सूत्र मिला, वीडी बराबर ई बटा एम इंटू टाउ, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था, अपवहन वेग किसे कहते हैं, अपवहन वेग के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। अब एक इसी टाइप का एक क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, अपवहन वेग किसे कहते हैं तथा अपवहन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध बताइए, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपवहन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध बताइए, ठीक है। तो परिभाषा अगर पूछी जाए अपवहन वेग किसे कहते हैं तथा अपवहन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध बताओ, तो परिभाषा तो आप लोग जान चुके हो। अब हम लोग सीधा संबंध वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। परिभाषा पूछी जाए तो इसको आपको तैयार कर लेना परिभाषा को, ठीक है। तो आप देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपसे बता रहे हैं ना यार, जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन को देखना है। और एक चीज जान लो, इन सभी प्रश्नों को आपको तैयार जरूर कर लेना अगर आपको फिजिक्स के पेपर में अच्छे नंबर चाहिए तो, ठीक है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट कर लो। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। इसको नोट करने से पहले यहाँ पे एक सूत्र आप और बना सकते हो, ये भी समझ लो, क्योंकि इससे भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो यहाँ से समझ लेना, देखो विद्युत क्षेत्र ई का एक सूत्र होता है, विद्युत क्षेत्र ई का एक सूत्र जान लो। विद्युत क्षेत्र ई बराबर सूत्र होता है क्या चीज, ई बराबर सूत्र आपका होता है विभव बटे में दूरी, ठीक है। विभव बटे में दूरी या लंबाई, तो यहाँ पे लंबाई एल है इसलिए ई बराबर सूत्र होता है वी बटा में एल, ठीक है। ये सूत्र होता है ई इक्वल टू वी बटा एल। तो जहाँ पे ई है वहाँ पे आप वी बटा एल भी रख सकते हो। तो यहाँ से एक सूत्र ये भी आ जाता है आपके पास, वी डी बराबर ई और इस ई की जगह वी बटा एल, तो ई वी बटा एम एल, ठीक है। इस टाइप से इस ई की जगह वी बटा एल हो गया, तो ई बटा एम तो पहले से था, वी बटा एल ये आ गया, ई वी बटा एम एल इंटू टाउ, ये एक फॉर्मूला भी बन जाता है। तो इसको भी इसके जस्ट नीचे नोट कर लेना, जहाँ ये आपका वी क्या है विभव है, एल क्या है इस चालक की लंबाई है, ठीक है। तो दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका इनसे न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को भी देख लेना, ई की जगह केवल वी अपॉन एल रख के ये वाला फॉर्मूला बना। अब आप लोग क्या करें, इसे नोट कर लो, अब आपका ये पूरा है, ठीक है। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो आप देखो अगला क्वेश्चन वही है आपका, अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, पहला वाला जो था अनुगमन वेग का सूत्र स्थापित कीजिए और दूसरा ये जो है अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध, ठीक है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आपको देख लेना है। सिंपल चित्र वही वाला बना है, चालक है, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ई, आपका इलेक्ट्रॉन है जो आपके क्या कर रहे हैं
वीडी अनुगमन वेग से चालक में गति कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है वीडी अनुगमन वेग से चालक में गति कर रहे हैं। चालक की लंबाई L है तथा उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है और इसमें विद्युत क्षेत्र कितना है, E है। ठीक है, कहा गया यहाँ से हमने लिखा हुआ है कि माना किसी चालक की लंबाई L तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। ठीक है, माना किसी चालक की लंबाई L तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। इसके बाद माना तथा इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग Vd और इलेक्ट्रॉनों की संख्या N है। हमने इसके बाद क्या मान लिया कि तथा जो आपका इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग Vd और इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो कितनी है, n है। अब इसके बाद हमें दिखाना क्या है डेरिवेशन में, अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध। तो यहाँ से सिंपल से हम लोग लिखते हैं कि सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, इस चालक में 1 सेकंड में प्रवाहित आपके इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखते हैं। 1 सेकंड में चालक में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, चालक में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, 1 सेकंड में चालक में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, वो देखो, ये आपकी जो n इलेक्ट्रॉन, ये कहा गया ना इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो n है, लेकिन जो 1 सेकंड में चालक में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं वह संख्या कितनी हो जाएगी, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके बराबर हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी n इंटू a इंटू Vd के बराबर। ठीक है, इसके बराबर आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी कितना, 1 सेकंड में चालक में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्योंकि 1 सेकंड में देखो पहले इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो n है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग Vd और क्षेत्रफल a होने की वजह से जो 1 सेकंड में चालक में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो होगी n इंटू a इंटू Vd। ठीक है, ये हो जाएगी। तो सिंपल इस टाइप से सबसे पहले आपको लिख लेना 1 सेकंड में चालक में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या n इंटू a इंटू Vd। अब इसके बाद मान लो 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। अब मान लो 1 सेकंड समय न हो कि t सेकंड हो, लिखते हैं t समय में चालक में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, चालक में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, चालक में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मान लो t समय में हम लोग निकाल ले चालक में कितने प्रवाहित इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो अब t समय वाली कितनी आ जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, t समय वाली कितनी आ जाएगी, इसमें सिंपल आपको t का गुणा करना होगा, तो यहाँ से आ जाएगी n इंटू a इंटू Vd इंटू t, ये आपका आ जाएगी। ठीक है, इस टाइप से देख सकते हो, t समय में चालक में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ गई, n इंटू a इंटू Vd इंटू t। ठीक है, क्योंकि t समय था इसलिए t का इसमें गुणा हो गया। अब इसके बाद हम निकाल लेते हैं चालक में आवेश। ठीक है, तो आवेश अब हम लोग निकालते हैं, लिखते हैं आवेश Q बराबर, आवेश Q का अभी हमने आपको सूत्र भी बताया था, आवेश Q बराबर क्या सूत्र होता है, n इंटू ई। आवेश Q का सूत्र आपको भी बताया था, n इंटू ई होता है। तो यहाँ से Q बराबर क्या हो जाएगा, n। n क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये t समय वाली आपको रखनी है, n इंटू a इंटू Vd इंटू टी, ये आपको पूरी संख्या रखनी है। ठीक है, जो कि t समय में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, n इंटू a इंटू Vd इंटू टी। और उसके बाद किसका गुणा, ये तो पूरी n की वैल्यू, ये किसकी वैल्यू पूरी है, n की, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, t समय में चालक में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसके बाद ये जो e है इसका भी गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आएगा आपके पास आवेश Q बराबर n इंटू a इंटू Vd इंटू टी, ये तो इसकी पूरी वैल्यू है इलेक्ट्रॉनों की संख्या की, इसके बाद ई का गुणा तो ई आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हमें विद्युत धारा में संबंध दिखाना है, तो अब यहाँ से लिखते हैं विद्युत धारा आई बराबर, लिखते हैं अब विद्युत धारा, लिख लेना अब विद्युत धारा आई बराबर, आई का सूत्र हमने आपको बताया क्या होता है, Q अपॉन में T, आवेश बटा समय। ठीक है, तो यहाँ से आई बराबर Q की वैल्यू कितनी है, ये n a Vd इंटू टी इंटू ई, ये सूत्र है। ठीक है, मतलब ये Q की वैल्यू है बटे में T, देख सकते हो सेम वैल्यू रखी, Q की वैल्यू n a Vd T इंटू ई। ठीक है, और बटे में T। अब अगर देखोगे नीचे भी T ऊपर भी T, तो T से T आपस में कैंसिल, बचेगा क्या आपके पास, यहाँ से आपके पास क्या बच जाएगा, I बराबर, ठीक है, I बराबर क्या बच जाएगा, I बराबर n, ये रहा, ये वाला आपको E पहले लिख लेना, n E और a Vd, n e a Vd, यही आपका विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग Vd में संबंध होता है, I बराबर n e a Vd। ठीक है, I बराबर n e इंटू a Vd, ये आपका सूत्र होता है विद्युत धारा I तथा अनुगमन वेग Vd में संबंध का सूत्र। देख सकते हो कैसे निकाला जाता है, सिंपल, सबसे पहले ये लिख लेना है, इसके बाद 1 सेकंड में चालक में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये आ जाएगी, फिर t समय में चालक में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये आ जाएगी, फिर आवेश निकालना, फिर इसके बाद धारा निकालना, आपका धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध
आपका आ जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है क्वेश्चन, तो आपको इसको भी अच्छे से तैयार करना है। आपसे बता रहे ना, इस वीडियो पे जितने क्वेश्चन होने वाले हैं ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जो कि पेपर में आ सके, क्योंकि जिसने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा, अगर वो इस वीडियो से जितने क्वेश्चन बताएंगे अगर सारे पढ़ लेते हो, अच्छे से तैयार कर लेते हो, तो विद्युत धारा चैप्टर से आपको इससे बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। ठीक है, इस वीडियो पे हम केवल क्वेश्चन की बात करेंगे। इसके अगला वाला जो वीडियो आएगा उसमें हम इस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल भी देखेंगे, जैसा कि हमने पहले चैप्टर्स पे देखा है, विद्युत आवेश वाले में भी और विभव वाले में भी। ठीक है, पहले हमने सभी महत्वपूर्ण प्रश्न देखे, फिर उसके न्यूमेरिकल का अलग से वीडियो। ठीक है, तो जो लोग नए हो, हमने बताया डिस्क्रिप्शन में 12 फिजिक्स 1 शॉट वाली प्लेलिस्ट, वहां से जाकर देख भी सकते हो। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सब लोग नोट कर लो। तो आप देखते भैया अगला क्वेश्चन। अगला ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पढ़ सकते हो क्वेश्चन पूछा गया है धारा घनत्व की परिभाषा लिखिए, और पूछा गया अपवहन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध भी स्थापित कीजिए। धारा घनत्व क्या होता है और धारा घनत्व तथा अपवहन वेग में संबंध क्या होता है, ये आपको स्थापित करना है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करें धारा घनत्व की परिभाषा, तो कहा गया किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित होने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं, और इसे जे से प्रदर्शित करते हैं। किससे? जे से प्रदर्शित करते हैं। कहा गया एकांक क्षेत्रफल, किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित होने वाली धारा को क्या बोलते हैं? धारा घनत्व बोलते हैं, और इसे जे से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अगर बात करें जो धारा घनत्व का फॉर्मूला होता है, धारा घनत्व बराबर सूत्र क्या होता है? धारा घनत्व बराबर सूत्र होता है आपका, धारा घनत्व बराबर होता क्या चीज है? एकांक क्षेत्रफल कहा गया, और क्या कहा गया? विद्युत धारा। तो यहां पर से इसका जो सूत्र होता है विद्युत धारा बटे में क्या होता है? क्षेत्रफल। ये सूत्र होता है धारा घनत्व बराबर विद्युत धारा बटा में क्षेत्रफल। ठीक है, ये आपका सूत्र होता है धारा घनत्व का। अगर बात करें धारा घनत्व को जे से प्रदर्शित करते हैं, तो जे बराबर विद्युत धारा को किससे प्रदर्शित किया जाता है? आई से, बटे में क्षेत्रफल को किससे प्रदर्शित करते हैं? ए से। तो जे बराबर आई अपॉन में ए सूत्र होता है इसका। ठीक है, सूत्र क्या होता है? जे बराबर आई अपॉन में ए। यहां पर से अगर बात करें इसके मात्रक की, मात्रक भी जान लो, ये आपका धारा घनत्व का मात्रक क्या होता है। मात्रक की बात करें तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर या कूलाम प्रति सेकंड। दो मात्रक बताए थे, एम्पियर या कूलाम प्रति सेकंड। तो एम्पियर ये हो गया विद्युत धारा का मात्रक, बटे में क्या है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो इसका जो मात्रक हो जाएगा एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। किसका मात्रक? इस धारा घनत्व का मात्रक हो जाएगा एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। आप यहां से चाहो तो इसकी विमा भी लिख सकते हो, विमा चाहो तो विमा भी लिख सकते हो। विमा कितनी हो जाएगी? एम्पियर की विमा ए होती है। ठीक है, एम्पियर की विमा ए होती है, बटे में मीटर, मीटर एक लंबाई होती है, तो इसलिए इसकी विमा क्या हो जाएगी? एल, और ऊपर 2 लगा इसलिए L2। ठीक है, क्या हो जाएगी इसकी विमा? L2। इसे आप ऐसे लिख सकते हो, ये आपका ए आ जाएगा, L2 ऊपर जाएगा L-2, AL-2 इसकी विमा होती है। ठीक है, तो देख सकते हो ये बात है धारा घनत्व की। धारा घनत्व क्या होता है? किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित होने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं, इसे जे से प्रदर्शित करते हैं। धारा घनत्व बराबर विद्युत धारा बटा क्षेत्रफल, सूत्र होता है जे बराबर आई अपॉन ए, मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, विमा होती है, देखो एम्पियर की विमा ए और मीटर स्क्वायर की L2। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा AL-2 इसकी विमा। ठीक है, अब इसके बाद पूछा गया कि धारा घनत्व और अपवहन वेग में संबंध। तो यहां से हेडिंग लगा सकते हो आप, देखो यहां पे हम आपको करके दिखा देते हैं। लिखते हैं धारा घनत्व तथा अपवहन वेग में संबंध। धारा घनत्व तथा अपवहन वेग में संबंध, अपवहन वेग में संबंध। ये संबंध का जो सूत्र आता है वो कैसे निकाला जाता है वो भी समझ लो। ठीक है, उसका सूत्र भी आप लोग समझ लो। सूत्र आता है, देखो आपने अभी क्या पढ़ा था? विद्युत धारा तथा अपवहन वेग में संबंध। अभी पढ़ा था विद्युत धारा तथा अपवहन वेग में संबंध, ये आपने अभी पढ़ा है अपवहन वेग में संबंध। ठीक है, तो यहाँ से आपको सबसे पहले लिखना है कि आपको क्या लिखना है कि विद्युत धारा तथा अपवहन वेग में संबंध से, ठीक है, अपवहन वेग में संबंध से मतलब उसका संबंध क्या होता है? आई बराबर होता है NE AVD। यही फॉर्मूला अभी बताया गया था, आई बराबर NE इंटू AVD। अब यहाँ से अगर इस A को हम इसके बटे में ले ले, क्योंकि A इधर गुणे में है, अगर इस A को इसके भाग में ले ले तो यहाँ से क्या हो जाएगा? I बटा A बराबर NEVD।
यही चीज तो हो जाएगा, देख लो ये ए इसमें गुणे में लगा है, इसको नीचे ले लो तो आई बटा ए बराबर एन इंटू वी डी। अब आई अपॉन ए को हम क्या लिख सकते हैं, जे, क्योंकि जे है धारा घनत्व, तो जे बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, एन ई वी डी। यही आपका है धारा घनत्व जे तथा अनुगमन वेग वी डी में संबंध, बस सिंपल सा, ठीक है। आई अपॉन ए को हम जे लिख सकते हैं ना, तो जे बराबर एन ई वी डी, जहाँ एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ई इलेक्ट्रॉन का आवेश और वी डी अनुगमन वेग या अपवहन वेग है, ठीक है। तो ये होता है धारा घनत्व जे और अपवहन वेग वी डी में संबंध, ठीक है। संबंध निकालना एकदम आसान है। सबसे पहले विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध क्या था, आई बराबर एन ई ए वी डी, ए को नीचे ले लो, आई बटा ए बराबर जे होता है तो जे लिख दिया एन ई वी डी, ठीक है। तो इस टाइप से लिख सकते हो धारा घनत्व की परिभाषा, और धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में आप लोग संबंध भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आशा करते हैं ये टॉपिक भी सबको समझ में आया, इंपॉर्टेंट था, अच्छे से तैयार कर लेना। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन होने वाला है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और 5 नंबर का हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो अब उसको देखते हैं, तो जल्दी से इसको नोट कर लो, ठीक है। तो आप भैया ये जो अगला टॉपिक है ये आपका है ओम के नियम को लेकर, ठीक है। ओम का नियम क्या होता है और अनुगमन वेग के आधार पे ओम के नियम की व्युत्पत्ति कीजिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर का आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्या होता है ओम का नियम, ओम्स लॉ, और फिर बात करते हैं कैसे हम लोग अनुगमन वेग के आधार पे ओम के नियम का डेरिवेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो देखते हैं, सबसे पहले बात की गई ओम का नियम क्या है, अनुगमन वेग के आधार पे ओम के नियम का डेरिवेशन या उसकी व्युत्पत्ति कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले ओम के नियम की परिभाषा पढ़ सकते हो, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं न बदले तो चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा आई के समानुपाती होता है, ठीक है। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं समझते हो, भौतिक अवस्थाएं का ये मतलब होता है जैसे उसका ताप हो गया, दाब हो गया, ठीक है। तो ताप, दाब, ये सारी चीजें क्या होती है, भौतिक अवस्थाओं के अंतर्गत आती है। तो यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब ये सब ना बदले तो चालक में जो बहने वाली धारा आई होती है वो उसके विभवांतर V के समानुपाती होती है, या कह सकते हो चालक के सिरों के बीच जो विभवांतर V होता है वो धारा I के समानुपाती होता है, ठीक है। कहा गया ना, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था ना बदले तो चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा I के समानुपाती होता है, ठीक है। तो ओम के नियम के अनुसार जो विभवांतर V होता है वो किसके समानुपाती होता है, धारा I के, तो V समानुपाती होता है I के, यही नियम ओम का नियम होता है, ठीक है। यहाँ से अगर बात करें, अगर समानुपाती का चिन्ह हटता है तो V बराबर का चिन्ह लगता है, और यहाँ पे एक नियतांक आता है R, इंटू में ये I हो जाता है, ठीक है। ये R जो होता है यहाँ पे लिख सकते हो, जहाँ R एक नियतांक है, जहाँ R एक नियतांक है जिसे क्या कहते हैं, जिसे प्रतिरोध कहते हैं, नियतांक है जिसे प्रतिरोध कहते हैं, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, प्रतिरोध बोलते हैं, प्रतिरोध, जिसे प्रतिरोध कहते हैं। आर एक यहाँ पे नियतांक होता है जिसे क्या बोला जाता है, प्रतिरोध बोला जाता है, ठीक है। अगर यहाँ से आप बात करो तो इस आई को अगर नीचे ले लो, क्योंकि इधर गुणे में तो इधर भाग में आ जाएगा, तो V बटा आई बराबर हो जाता है आर, V बटा आई बराबर हो जाता है आर, या आप यहाँ से लिख सकते हो V बटा आई बराबर एक हो जाता है क्या, नियतांक के बराबर। आर एक नियतांक होता है और इस आर को बोलते क्या, प्रतिरोध। तो ये होता है ओम का नियम, ठीक है। सिंपल सा समझ सकते हो, परिभाषा है। फिर आपका जो चालक के सिरों के बीच विभवांतर V होता है वो बहने वाली धारा I के समानुपाती, ये समानुपाती का चिन्ह होता है, तो V समानुपाती I, जब समानुपाती का चिन्ह हटेगा बराबर का चिन्ह आएगा और एक नियतांक आएगा R, जहाँ R एक नियतांक है जिसे प्रतिरोध कहते हैं, तब V बटा आई बराबर R, V बटा आई बराबर एक नियतांक, ठीक है, R एक नियतांक है। तो ये है ओम का नियम। आप पूछा गया अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अनुगमन वेग के आधार पे ओम के नियम की व्युत्पत्ति, तो अब हम लोग इसके आगे यहाँ पे करते हैं, ठीक है। आपको कॉपी पे इसके नीचे ही ये करना है, ये हम बोर्ड में लिखा रहता है इसलिए क्योंकि जगह कम होती है तो हम इस टाइप से कर देते हैं, ठीक है। जब इतना लिख जाएगा यहाँ तक फिर इसके नीचे ही आपको करना है, ठीक है। तो अब यहाँ से हेडिंग लगाते हैं अनुगमन वेग के आधार पे ओम का नियम। अनुगमन वेग के आधार पे, अनुगमन वेग के आधार पर, वेग के आधार पर ओम का नियम, ठीक है। अनुगमन वेग के आधार पे ओम का नियम बात कर लेते हैं क्या होता है, ठीक है। तो अनुगमन वेग के आधार पे अगर ओम के नियम की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका अनुगमन वेग के आधार पे ओम का नियम। तो इसके लिए सबसे पहले आपने क्या पढ़ रखा है, आपने सूत्र पढ़ रखा है विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध का। तो यहाँ से आप लोग सबसे पहले लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आप लिख सकते हो, यदि चालक में बहने वाली धारा I हो, चालक में बहने वाली धारा I हो, बहने वाली धारा
जो हो वो कितनी हो, आई। यदि किसी चालक में बहने वाली धारा आई हो तब सूत्र क्या होता है आई का, आई बराबर हमने सूत्र निकाला NEAVD, ठीक है, ये सूत्र आपने निकाला है। अब आपको क्या करना है, इसे मान लेना है समीकरण नंबर 1, ठीक है, ये मान लेना है। अब यहाँ से मान लेते हैं यदि चालक का अनुगमन वेग, यदि इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग VD हो, का अनुगमन वेग VD हो, अनुगमन वेग VD हो, तब अभी आपने एक VD का सूत्र भी निकाला था। VD बराबर क्या आया था, EV बटा में ML इंटू टाउ, ये सूत्र हमारे पास निकल के आया था। VD बराबर EV बटा ML इंटू टाउ, इसे आपको मान लेना है समीकरण 2 न मान के। देखो अभी करते गए, इससे पहले सॉल्व करते हैं। VD बराबर EV बटा ML इंटू टाउ, हाँ इसे समीकरण 2 मान लो, ठीक है, इसे क्या मान लो, समीकरण 2, क्योंकि इस समीकरण 2 की वैल्यू हम लोग इस समीकरण 1 में रख सकते हैं। तो VD बराबर सूत्र होता है EV बटा ML इंटू टाउ। अभी जब अनुगमन वेग पढ़ा था तभी वाला सूत्र आपको निकलाया था, ठीक है। आप लिखते हैं समीकरण 1 में VD का मान रखने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 से पूरा लिख लेना समीकरण, ठीक है, हम शॉर्ट में लिखे समी, ऐसे समीकरण है, ठीक है। समीकरण 1 में समीकरण 2 से VD का मान रखने पे, 2 से VD का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में हम समीकरण 2 से VD का मान यहाँ पे रखना है, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, I बराबर NEA, ये आपका सेम है, ठीक है। इसके बाद VD की वैल्यू कोष्टक में रख दो, VD की वैल्यू है EV बटे में ML इंटू टाउ, ये VD की वैल्यू है EV बटे में ML इंटू टाउ, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब हम लोग देखो यहाँ से क्या करते हैं, ये जो नीचे वाली ML है इसको ये भाग में इधर गुणा में ले आओ, I इंटू ML बराबर NEA, ठीक है। और अगर बात करें तो यहाँ पे आप E का E से गुणा भी कर सकते हो, क्योंकि बाहर भी E है और अंदर भी E है। तो N तो ये आया, E का E से गुणा E स्क्वायर, A ये आया, V ये आया, टाउ ये आया। देखो इतनी चीज़ है हमारे पास, देख लो ध्यान से, I इंटू ML ये है, क्योंकि ML भाग में था उधर चला गया गुणे में। अब यहाँ पे N E का E से गुणा E स्क्वायर, A V इंटू टाउ, इतना बचा। अब क्या करते हैं, अब देखो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग देखो यहाँ पर से ये जो वैल्यू है NE स्क्वायर A और टाउ, इसको अगर हम लोग इधर भेज दें और I को हम लोग उधर भेज दें, देखो कैसे, ML को यहीं पे रोक लो। अब यहाँ पे NE स्क्वायर A टाउ, इसको बट्टे में ले लो, क्योंकि उधर गुणे में है ये, तो बट्टे में इधर आ जाएगा NE स्क्वायर A टाउ, ठीक है। देख सकते हो ML यहीं पे NE स्क्वायर A टाउ, ये आपका नीचे आ गया। अब ये जो I इधर गुणे में वो उधर भाग में चला जाएगा, तो बराबर में V बचा हुआ है, ये इधर गुणे में भाग में आ जाएगा V बटा I, ठीक है। देख सकते हो ML ये रहा, NE स्क्वायर A टाउ ये रहा, इस V के बट्टे में हमने I को ले लिया। अब इसके आगे क्या हो जाएगा, यहाँ से आप लिख सकते हो V बटा I बराबर ML बटे में NE स्क्वायर A टाउ, ठीक है। यही चीज़ तो आपका आया, हमने लिख दिया। M क्या है, M है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, L क्या है लंबाई, N क्या है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E क्या है इलेक्ट्रॉन का आवेश, A क्षेत्रफल, टाउ है क्रांतिकाल। तो इन सभी की कुछ ना कुछ वैल्यू हो सकती है। M का भी कुछ मान होगा, द्रव्यमान कुछ मान जरूर होगा, उसका लंबाई का भी कुछ मान होगा, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी भी कुछ वैल्यू होगी, E का भी इलेक्ट्रॉन का आवेश इसका भी मान होता है, क्षेत्रफल का भी मान होगा और क्रांतिकाल का भी मान होगा। तो ये एक प्रकार की कैसी वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो आप इसको कांस्टेंट मान सकते हो, लिख देना जहां ML बटे में NE स्क्वायर A टाउ, ये क्या है, नियतांक है। ये क्या चीज़ है, एक प्रकार का नियतांक है। तो आप यहाँ से लिख सकते हो V बटा I बराबर नियतांक, यही ओम का नियम है, ठीक है। आगे लिख देना यही ओम का नियम है, बस आपको यही डेरिवेशन करना था, ठीक है, यही ओम का नियम है, ठीक है। तो इस टाइप से दिखाया जा सकता है ओम के नियम के आधार, मतलब अनुगमन वेग के आधार पे ओम का नियम, ठीक है। सिंपल बस यहाँ पे ये दिखा देना, M एक द्रव्यमान, L लंबाई, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E इलेक्ट्रॉन का आवेश, A क्षेत्रफल, टाउ क्रांतिकाल है। तो ये एक प्रकार का नियतांक कांस्टेंट हो जाएगा, इसलिए V बटा I बराबर नियतांक, और यही ओम का नियम है। तो आपने अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति कर दी है, ये आपका प्रूव्ड हो चुका है, ठीक है। तो देख सकते हो कैसे किया गया, पहले चालक में बहने वाली धारा I, फिर VD का मान, फिर VD का मान I में रखा, तब आपका जाके V बटा I की वैल्यू हमने निकाली, ये ठीक है।
इसके बाद V बटा I बराबर नियतांक, और यही ओम का नियम है। सिंपल सा 5 नंबर आपके पक्के हैं। इस टाइप से आप कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले ये ओम के नियम की परिभाषा, उसका सूत्र दिखा देना, फिर अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति, ठीक है। तो मस्त तरीके से आप लोग ये वाला टॉपिक भी कर सकते हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा, इसको अच्छे से तैयार भी कर लेना। तो आशा करते हैं ये टॉपिक भी सबको समझ में आया। आप देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो जल्दी से इसको भी आप लोग नोट कर लो। तो आप देखो भैया, बात करते हैं अगला टॉपिक। अगला जो टॉपिक होने वाला है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको भी अच्छे से समझना। देखो क्वेश्चन है हमारे पास, विद्युत ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। विद्युत ऊर्जा क्या होती है, और इस विद्युत ऊर्जा के कई सारे फॉर्मूले हैं, वो इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि उनसे आपके न्यूमेरिकल फंसते हैं पेपर में, ठीक है। न्यूमेरिकल का जो अगला वीडियो आएगा उसमें आपको इसके फॉर्मूले काम देंगे, तो इसके फॉर्मूले जरूर अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। तो देखो विद्युत ऊर्जा क्या होती है, परिभाषा पढ़ सकते हो। कहा गया जब किसी चालक के भीतर विद्युत आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाया जाता है तो जो ऊर्जा व्यय होती है उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। कहा गया जब किसी चालक के भीतर विद्युत आवेश को, क्या कहा गया, जब किसी चालक के भीतर विद्युत आवेश को, ठीक है, जब भी कोई चालक है उसमें अगर विद्युत आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाया जाता है तो उसमें कुछ ना कुछ ऊर्जा खर्च होती है, उसी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ कहा गया कि जब किसी चालक के भीतर विद्युत आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाया जाता है तो जो ऊर्जा व्यय होती है, जो ऊर्जा खर्च होती है, उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। विद्युत ऊर्जा का फॉर्मूला होता है, विद्युत ऊर्जा बराबर सूत्र क्या होता है, विद्युत ऊर्जा बराबर सूत्र क्या होता है, देखो ये जो आपका, देखो आपसे कहा गया एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाया जाता है तो इसमें कार्य करना पड़ता है, ये कार्य ही ऊर्जा के रूप में संचित होता है। ध्यान समझो, जब किसी चालक में विद्युत आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाया जाता है तो उसमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है, ये कार्य ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो कार्य कहा जाए या ऊर्जा कहा जाए, बात एक ही होगी। इसलिए वैद्युत ऊर्जा को आप U से भी प्रदर्शित कर सकते हो या कार्य W से भी प्रदर्शित कर सकते हो। तो W बराबर आपका क्या सूत्र हो जाएगा, यहाँ से विद्युत ऊर्जा बराबर सूत्र क्या हो जाएगा आपका, विभव इंटू आवेश। विद्युत ऊर्जा बराबर क्या सूत्र हो जाएगा, विभव इंटू आवेश, ठीक है। ठीक है, तो यहां से अगर विद्युत ऊर्जा को W लिखे तो W बराबर सूत्र क्या होगा, V इंटू क्यू। ये सूत्र हमने किसमें, विभव वाले चैप्टर में पढ़ा था, V इक्वल टू W अपॉन क्यू। वही सूत्र यहाँ पे लिखा गया है। देखो W कार्य होता है, एक सिरे से जब दूसरे सिरे तक विद्युत आवेश ले जाया जाता है तो उसमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है, वो जो कार्य W होता है वही ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो यहाँ से W कार्य भी कह सकते हो, इसे ऊर्जा भी कह सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी ऊर्जा ही लिखी हुई है, कार्य ना समझना, कार्य या ऊर्जा आप कुछ भी बोल सकते हो। तो W बराबर सूत्र क्या होता है, V इंटू क्यू, ठीक है। क्या सूत्र होता है, V इंटू क्यू। तो पहला सूत्र तो वैद्युत ऊर्जा का ये होता है, W बराबर V इंटू क्यू, ठीक है। यहाँ से आप एक सूत्र और चाहो तो बना सकते हो, कौन सा, यहाँ से आपको सूत्र बताए यदि लिख सकते हो, चूंकि Q बराबर I इंटू टी, ठीक है। Q बराबर सूत्र क्या होता है, I इंटू टी। तो यहां से अगर हम Q की जगह I इंटू टी रख दें, Q का आवेश होता है ना, तो वही Q बराबर सूत्र होता है I इंटू टी। तो यहां से अगर हम W बराबर सूत्र में रखें तो W बराबर V इंटू क्यू की जगह आई टी। तो यहां से आप सीधा सीधा क्या कर सकते हो, VIT बना सकते हो, VIT, ठीक है। तो इस ऊर्जा का एक सूत्र और आया VIT, ठीक है, क्योंकि Q की जगह हमने क्या कर दिया, IT। Q बराबर I इंटू टी होता है तो W बराबर VIT, एक सूत्र हमारे पास आया, W बराबर VIT, ठीक है। अब इससे आप कई सारे सूत्र और बना सकते हो ओम के नियम से। यदि हम V बराबर यहाँ से लिख दे, यदि V बराबर हम क्या लिख दे, IR, यदि हम V बराबर I इंटू आर लिख दे तो यहाँ से एक सूत्र हमारे पास और आ जाएगा। देखो कैसे, W बराबर हमारे पास क्या है, देखो V की जगह में लिखना है IR, तो IR ये हो गया इंटू IT ये हो गया। ध्यान से देखो, VIT था तो V की जगह IR हो गया, I और T ये पहले से। तो यहाँ से W बराबर क्या आ जाएगा, I का I से गुणा I स्क्वायर RT। एक सूत्र ये आ गया W का I स्क्वायर RT, ठीक है। देख सकते हो ये सूत्र है, ये सूत्र है, इससे एक सूत्र और बन सकता है, कौन सा, यदि हम ये जो सूत्र है W बराबर VIT, ठीक है, अगर इस सूत्र में देखो W बराबर VIT वाला जो सूत्र है, W बराबर VIT, अगर इस सूत्र में हम देखो यहाँ से जो ओम का नियम है, यदि हम I इक्वल टू रख दे V अपॉन R,
देखो v बराबर आई आर होता है, अगर यहाँ से i का मान निकाले तो r इधर भाग में आ जाएगा, तो i बराबर क्या हो जाएगा v बटा r। तो यहाँ से अगर हम i की जगह v बटा r रख दें तो w बराबर क्या हो जाएगा v इंटू आई की जगह v बटा r और इंटू में t। तो यहाँ से सूत्र हमारा क्या आ जाएगा, सूत्र हमारा क्या आ जाएगा v स्क्वायर अपॉन r इंटू टी। ये हमारे पास एक सूत्र आ जाएगा ऊर्जा का। ठीक है, तो हमारे पास इस टाइप से कई सारे सूत्र बनते हैं। ये सभी सूत्र न्यूमेरिकल में आपको काम आएंगे, सभी को तैयार कर लेना। पहला W बराबर V इंटू क्यू, W से लिख सकते हो या U ऊर्जा से लिख सकते हो। ऊर्जा को U से लिखते हैं तो U से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जब Q बराबर IT रखा तो सूत्र बना VIT, W बराबर VIT। जब हमने ओम का नियम V बराबर IR रखा तो W बराबर एक सूत्र बना I स्क्वायर RT। अब अगर हम I बराबर V अपॉन R इसी ओम के नियम से रख दे तो हमारे पास एक सूत्र ये आया, W बराबर V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी। ठीक है, तो ये होती विद्युत ऊर्जा, इसके ये सभी फॉर्मूले हैं। और विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, मात्रक याद रखना जूल होता है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल। कार्य या ऊर्जा हो, बात देखिए है, जूल मात्रक होता है। कार्य का मात्रक भी जूल होता है, ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। ठीक है, तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक याद रखना जूल। ठीक है, तो इस टाइप से मात्रक हो गया। और परिभाषा भी आपने समझी, जब किसी चालक के भीतर विद्युत आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाया जाता है तो हमें क्या खर्च करनी पड़ती है, ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। वो ऊर्जा ही विद्युत ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, तो सिंपल सी ये परिभाषा है, ये इसके सिंपल से फॉर्मूले। सभी फॉर्मूलों को तैयार कर लेना, इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल आएंगे। ठीक है, तो अब इसको आप लोग नोट कर सकते हो। अब बात करते हैं हम लोग अगला टॉपिक। तो आप देखो भैया, बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको भी अच्छे से समझना। क्वेश्चन आपके पास है विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति किसे कहते हैं, विद्युत शक्ति को परिभाषित कीजिए, इलेक्ट्रिक पावर को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो सिंपल देखते हैं क्या होती है हमारी विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, परिभाषा पढ़ सकते हो, कहा गया किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। ठीक है, किसी भी विद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर, क्षय का मतलब कम होने की, क्षय का मतलब कमी समझ सकते हो, ऊर्जा में कमी आने की दर को ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, तो किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं और इसे P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं। और विद्युत शक्ति P का जो सूत्र होता है वो भी जान लो। विद्युत शक्ति P बराबर सूत्र क्या होता है, P बराबर सूत्र होता है कार्य बटे में समय। ठीक है, कार्य बटे में समय, ये सूत्र होता है। P बराबर सूत्र होता है W अपॉन में T। ठीक है, क्या सूत्र होता है, P बराबर W अपॉन में T, P बराबर W अपॉन T। ठीक है, ये सूत्र आता है कार्य बटा समय। और इसका मात्रक भी जान लो, इसका मात्रक होता है वाट। क्या होता है, इसका मात्रक होता है वाट। या दूसरा मात्रक भी जान लो, देखो W क्या होता है, कार्य या ऊर्जा, जिसका मात्रक क्या होता है जूल, बटे में T क्या है, समय, जिसका मात्रक सेकंड। तो जूल प्रति सेकंड या तो वाट। ठीक है, मात्रक याद रखना विद्युत शक्ति का, जूल प्रति सेकंड या वाट। ठीक है, वाट मात्रक होता है, जैसे 60 वाट का बल्ब, तो वो उसकी क्या होती है, विद्युत शक्ति होती है। ठीक है, इस टाइप से तो मात्रक वाट या जूल प्रति सेकंड होता है। और आपने परिभाषा पढ़ी ही, किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को हम लोग विद्युत शक्ति बोलते हैं। सूत्र होता है विद्युत शक्ति बराबर कार्य बटा समय, P बराबर W अपॉन में T। इसके भी कई सारे फॉर्मूले बन सकते हैं। यदि हम लोग क्या करें, W बराबर, जो अभी आपका विद्युत ऊर्जा का सूत्र आया था W बराबर VIT, ये वाला सूत्र था कि नहीं, W बराबर VIT, यहाँ पे V इंटू क्यू था, क्यू की जगह IT रखा था। W बराबर VIT हो तब W की जगह अगर हम VIT रखें तब P बराबर क्या आ जाएगा, W की जगह VIT रखें बटे में, यहाँ पे पहले से T है तो T से T कैंसिल हो जाएगा। P का एक सूत्र ये भी आ जाता है, P बराबर V इंटू आई। ठीक है, यहाँ से P का एक सूत्र और निकल आता है, P बराबर VI। ठीक है, कैसे निकला, W की जगह VIT रखो तो VIT बटा T, T से T कैंसिल, आ गया P बराबर VI। अब यहाँ से आप ओम के नियम की वैल्यू रख सकते हो। यदि आपका यहाँ से चूंकि V बराबर IR होता है, यहाँ से अगर हम V की जगह IR रखें तो P बराबर V की जगह IR इंटू आई बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर I स्क्वायर R। तो एक सूत्र ये भी आ जाता है, P बराबर I स्क्वायर R। ठीक है, इसी टाइप से जैसे P बराबर VI में हम यदि रख दे क्या, चूंकि I बराबर V बटा R होता है, तब यहाँ से सूत्र क्या बन जाएगा, P बराबर
v की जगह v ही रहने दो, i की जगह क्या रख दो v बटा r। तो यहाँ से सूत्र बन जाएगा p बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, इस टाइप से ये सूत्र, ये फॉर्मूला भी बन जाएगा p बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर। सिंपल i की जगह v बटा r रखा तो p बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, तो ये होती विद्युत शक्ति। इसके भी फॉर्मूले इनको भी तैयार कर लेना क्योंकि इनसे भी न्यूमेरिकल आपको आएंगे। ठीक है, पहला फॉर्मूला p बराबर डब्ल्यू अपॉन टी, p बराबर वी आई, p बराबर आई स्क्वायर आर, p बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, तो ये है विद्युत शक्ति। विद्युत ऊर्जा देखा, विद्युत शक्ति देखा। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक थे तो इनको भी तैयार कर लेना। आप बात करते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग इसे भी नोट कर लो। ठीक है, तो आप बात करते हैं भैया इस चैप्टर के सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि है किरचॉफ का नियम। ये नियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर साल पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, कभी किरचॉफ का प्रथम नियम पूछ लिया जाता है, कभी किरचॉफ का द्वितीय नियम पूछ लिया जाता है। तो दोनों नियम किरचॉफ के बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो अच्छे से आपको किरचॉफ के दोनों नियमों को भी समझना है। ठीक है, तो शुरू करें। सिंपल, सबसे पहले पूछा गया आपसे प्रश्न, किरचॉफ के नियम लिखिए। आपसे किरचॉफ का प्रथम नियम भी पूछा जा सकता है, किरचॉफ का द्वितीय नियम भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सिंपल बात करें क्या होते हैं किरचॉफ के नियम। तो यहाँ पे पहला नंबर नियम सबसे पहले देखते हैं, किरचॉफ का प्रथम नियम। किरचॉफ के प्रथम नियम का नाम क्या होता है? पहला तो हम इसे किरचॉफ का प्रथम नियम बोल सकते हैं, या आप इसे संधि नियम या धारा का नियम भी बोल सकते हो। ठीक है, किरचॉफ का प्रथम नियम, संधि नियम या धारा का नियम इसे कहा जाता है। तीन नाम इसके, किरचॉफ का प्रथम नियम, संधि नियम या धारा का नियम। ठीक है, अब होता क्या है ये नियम? कहा गया इस नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इस नियम के अनुसार किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है और यह नियम आवेश संरक्षण पर आधारित। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपसे पूछा जाता है कि किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण पर आधारित है? आवेश के संरक्षण पर आधारित है, तो ये भी याद रखना। ठीक है, किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है। ठीक है, तो कहा गया कि किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है, मतलब कि यहाँ से आप क्या लिख सकते हो? धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, मतलब सिग्मा आई बराबर क्या होता है? जीरो। यही होता है किरचॉफ का प्रथम नियम। आई होती धारा, सिग्मा का मतलब उसका बीजगणितीय योग बराबर क्या होता है? शून्य होता है, इसलिए सिग्मा आई बराबर जीरो। अगर आप इसे अच्छे से समझना चाहो तो देखो, मान लो ये कोई संधि बिंदु है जिसमें धाराएं मिलती हैं। ठीक है, मान लो इसमें यहाँ से कोई धारा ये आ रही है, मान लो ये धारा का नाम दिया I1। ठीक है, और इसी टाइप से एक धारा मान लो यहाँ पे आ रही है I2। ठीक है, तो ये दो धाराएं हुई I1 और I2। मान लो यहाँ से तीन धाराएं बाहर जाएं या चार धाराएं, कितनी भी जा सकती है। I3 मान लो गई, यहाँ से I4 गई, यहाँ से I5 गई। इस टाइप से धाराएं बाहर निकली। तो सीधी सीधी सी बात आपको इस टाइप से परिपथ में देखने को मिलेगा। ठीक है, कि मान लो इधर से ये आपकी I1 धारा गई, इधर से आपकी मान लो I2 गई, फिर बाद में वो अलग अलग धाराओं में बढ़ गई। इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा। तो आपसे मेन चीज़ ये कहा गया, ये आपका जो होता है जहाँ पे धाराएं मिलती हैं उसे हम लोग संधि बिंदु कहते हैं। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? संधि बिंदु कहते हैं। जहाँ पे धाराएं मिलती है उसे संधि बिंदु बोलते हैं। ठीक है, तो कहा गया कि संधि बिंदु पर मिलने वाली किसी विद्युत परिपथ के किसी भी संधि बिंदु पे या संधि पर मिलने वाली जो धाराओं का बीजगणितीय योग होता है वो शून्य होता है। मतलब यहाँ पे अगर बात करें तो ये जो देखो ये धारा है I1, यहाँ से अगर लिखना चाहो तो I1, ये वाली धारा प्लस का I2, और देखो जो धारा इस दिशा में जा रही है वो क्या होगी? I1 प्लस I2 में होगी। और जो धारा आपकी विपरीत दिशा में होगी, देखो धाराओं को आप कैसे मापोगे? इस टाइप से, जैसे I1 I2, तो ये संधि की ओर आती हुई प्रतीत हो रही है। ये संधि बिंदु है तो इसकी ओर आती हुई I1 I2 दिख रही है। तो जो धाराएं संधि की ओर आती हुई दिखेंगे उसे प्लस में लिखेंगे, और जो धारा संधि से दूर जाती हुई दिखेगी, जैसे संधि बिंदु, तो इससे I3 इधर जा रही, I4 इधर जा रही, I5 इधर जा रही, जो संधि से दूर जाती दिखेगी उसे माइनस में लिखेंगे। तो माइनस का I3 माइनस का I4 माइनस का I5 बराबर जीरो। यही है आपका किरचॉफ का प्रथम नियम। I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5। माइनस इसलिए लगा क्योंकि इनकी दिशा के लिए, इसमें I1 I2 की दिशा संधि बिंदु की ओर थी, लेकिन I3 I4 और I5 की दिशा संधि बिंदु से दूर है, इसलिए इसमें माइनस लगा है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, I1 प्लस I2 को यहीं पे रोक लो, माइनस का I3 माइनस I4 माइनस I5 को अगर उधर भेज दिया जाए तो बराबर हो जाएगा I3 प्लस I4 प्लस I5। ठीक है, यही किरचॉफ का प्रथम नियम होता है जिसे संधि नियम या धारा का नियम बोलते हैं। यहाँ पे जो I1 प्लस I2 हो गया वो किसके बराबर हो गया? I3 प्लस I4 प्लस I5। मतलब आप अगर देखो तो संधि पे प्रवेश करने वाली धाराएं
I1 और I2 क्या है, इस संधि पे प्रवेश करने वाली, यहाँ से जाने वाली, तो कह सकते हो प्रवेश करने वाली जो धाराएं होती है वो किसके बराबर होती है, संधि से दूर जाने वाली धारा I3 I4 I5 की। ठीक है, संधि पे प्रवेश करने वाली धारा I1 I2 है, I3 I4 I5 क्या है, संधि से दूर जाने वाली धारा। तो आप कह सकते हो संधि पे प्रवेश करने वाली धारा I1 I2 जैसे है, तो संधि पे प्रवेश करने वाली धारा बराबर होती है संधि से दूर जाने वाली धाराओं की। ठीक है, या इसमें यह भी कहा गया कि जो धाराओं का बीजगणितीय योग होता है वो शून्य होता है, सिग्मा I बराबर 0। तो इस टाइप से आप चाहो तो एक चित्र टाइप बना देना, इस टाइप से आप लिख के पूरा दिखा देना, I1 + I2 - I3 - I4 - I5 बराबर 0। इसको आप थोड़ा बड़ा सा बना लेना, ठीक है, कि इसमें बराबर से आ जाए। ठीक है, तो इसको थोड़ा बड़ा बना लेना, ये आपकी संधि बिंदु है जिसमें धाराएं जाके मिल रही है। ठीक है, तो ये सिंपल सा किरचॉफ का प्रथम नियम है कि किसी भी संधि पर आपसे कहा गया था किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, सिग्मा I बराबर 0। इस टाइप से आप एक चित्र बना सकते हो, सिंपल सा बना देना। ठीक है, फिर सिग्मा I बराबर 0, I1 + I2 - I3 - I4 - I5 बराबर 0। तो यहाँ से I1 + I2 बराबर I3 + I4 + I5। यहाँ से आप एक चीज़ ये भी बोल सकते हो कि जो प्रवेश संधि पर प्रवेश करने वाली धाराएं होती है वो बराबर होती है संधि से दूर जाने वाली धाराओं की। ठीक है, और इसमें यह भी बताया गया था यह नियम आवेश के संरक्षण पर आधारित है। किरचॉफ के प्रथम नियम को संधि नियम या धारा का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं सबको अभी किरचॉफ का प्रथम नियम समझ में आ चुका है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है, इसको अच्छे से तैयार कर लेना। तो अब जल्दी से आप लोग इसे नोट कर लो। आप बात करते हैं किरचॉफ का दूसरा नियम, क्योंकि इसको इरेज करना पड़ेगा, तो नोट कर लो जल्दी से। आप देखिए किरचॉफ का दूसरा नियम। तो आप देख लेते हैं किरचॉफ का दूसरा नियम क्या होता है। किरचॉफ का दूसरा नियम बोल सकते हो, या इसे लूप का नियम बोल सकते हो, या वोल्टता का नियम भी बोल सकते हो। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम लोग किरचॉफ का दूसरा नियम। इसे लूप नियम बोल सकते हो, या लूप को पास भी बोला जाता है, पास का नियम भी बोल सकते हो। ठीक है, लूप का नियम या पास का नियम बोल सकते हो, या वोल्टता का नियम भी बोल सकते हो। ठीक है, नाम सारे याद रखना। ठीक है, किरचॉफ का दूसरा नियम लूप नियम या पास का नियम बोल सकते हो, या वोल्टता का नियम भी बोल सकते हो। ठीक है, और बात करें इस नियम की क्या होता है ये नियम, तो पढ़ना ध्यान से इसको भी अच्छे से। सबसे पहले देखो परिभाषा पढ़ते हैं। कहा गया इस नियम के अनुसार किसी परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भाग में बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में लगने वाले विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, इसे किरचॉफ का दूसरा नियम कहते हैं। सिंपल समझ सकते हो, इस नियम के अनुसार किसी परिपथ में, किसी भी परिपथ में बहने वाली, ठीक है, कहा गया सबसे पहले किसी परिपथ के बंद पास, देखो फिर से समझो, कहा गया इस नियम के अनुसार किसी भी परिपथ के बंद पास के लिए, बंद पास क्या होता है अभी आपको समझा देंगे, टेंशन न लो। किसी भी परिपथ के बंद पास के लिए जो बहने वाली धारा है तथा उसका जो संगत प्रतिरोध R है, उसके गुणनफल का बीजगणितीय योग जो होता है वो उसके विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसे किरचॉफ का दूसरा नियम कहते हैं, और ये नियम ऊर्जा संरक्षण पे आधारित है। ठीक है, इसका मतलब ये है जो बहने वाली धारा I है तथा उसके जो संगत प्रतिरोध R है उसका गुणनफल का बीजगणितीय योग, मतलब कि धारा I और प्रतिरोध R के गुणनफल का जो बीजगणितीय योग, मतलब सिग्मा IR बराबर जो होता है उसके विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, मतलब सिग्मा IR बराबर होता है सिग्मा E के। ठीक है, सिग्मा IR बराबर होता है सिग्मा E के। यही किरचॉफ का दूसरा नियम है और ये ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। ठीक है, सिग्मा IR बराबर सिग्मा E के होता है, पढ़ सकते हो। इस नियम के अनुसार किसी परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भाग में बहने वाली धारा I तथा संगत प्रतिरोध R के गुणनफल का मतलब I और R का गुणनफल का बीजगणितीय योग, मतलब सिग्मा IR, सिग्मा का मतलब बीजगणितीय योग, I × R का मतलब इनका गुणनफल, धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग जो होता है वो उस पास में लगने वाले विद्युत वाहक बल E होता है, तो सिग्मा E के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो सिग्मा IR बराबर सिग्मा E, मतलब कि आपका धारा तथा प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग बराबर होता है विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के, और ये नियम होता है किरचॉफ का दूसरा नियम जो कि ऊर्जा के संरक्षण पे आधारित है। ठीक है, आप बात कर ले अगर यहाँ पे, तो एक चीज समझना, इसमें आपको अगर बंद पास समझना है तो बंद पास कैसा होता है। देखो आपको जो आगे क्वेश्चन में न्यूमेरिकल भी मिलेंगे वो इस टाइप के मिलेंगे। देखो उसमें सबसे पहले परिपथ आपको दे दिया जाता है, जैसे इस टाइप का परिपथ होता है। ठीक है, परिपथ में क्या होता है, मान लो यहाँ पे कोई सेल लगा है इस टाइप से। ठीक है, मान लो कोई सेल लगा है। ठीक है, क्या लगा है, कोई सेल है। यहाँ पे मान लो कोई प्रतिरोध जुड़ा है इस टाइप से, क्या जुड़ा है, यहाँ पे कोई प्रतिरोध जुड़ा है। फिर यहाँ पे मान लो नीचे आओ, इसी टाइप से यहाँ पे कोई सेल जुड़ा हो,
ठीक है। यहाँ पे कोई प्रतिरोध जुड़ा हो इस टाइप से, इस टाइप से, ठीक है। नीचे भी मान लो यहाँ पे भी कोई प्रतिरोध जोड़ दिया जाए इस टाइप से आपका, ठीक है। इस टाइप से कोई प्रतिरोध जोड़ दिया गया, ये इस टाइप से आपका एक सर्किट, एक परिपथ बन जाता है। मान लो यहाँ पे ये आपका प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। इस वाले सेल को E1 नाम दे देते हैं, इस वाले सेल को E2 नाम दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मान लो धारा I1 बह रही है, यहाँ पे मान लो धारा I1 बह रही है इस टाइप से, ठीक है। यहाँ पे मान लो धारा I2 बह रही है, इस टाइप से मान सकते हो I1 I2, ठीक है। इधर साइड जब आपकी यहाँ से मान लो धारा कितनी आई थी, ठीक है। यहाँ पे मान लो I2 धारा इस टाइप से जा रही है, तो यहाँ वाली तो ऊपर वाली मान लो I1 आई थी, यहाँ की I2 आई, तो यहाँ पे जो धारा हो जाएगी वो हो जाएगी I1 प्लस I2 इस टाइप से। यहाँ पे कौन सी धारा हो जाएगी, I1 प्लस I2, ठीक है। सिंपल ये समझाने के लिए इस टाइप के क्वेश्चन आपको आगे मिलेंगे। यहाँ पे मान लो प्रतिरोध कितना है R1, यहाँ पे प्रतिरोध मान लो कितना R2, यहाँ पे प्रतिरोध मान लो कितना R3, ठीक है। इस टाइप से आपके पास कोई परिपथ है, कोई सर्किट है, ठीक है। अब बात आती है बंद पास। क्या होता है बंद पास, देख सकते हो जैसे ये आपका ऊपर वाला, ये आपको एक बंद पास दिख रहा है, यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक का एक बंद पास। अगर नीचे देखोगे तो ये आपका एक यहाँ से लेके यहाँ तक का एक ये बंद पास। बंद पास का मतलब वो होता है जिसमें सेल जुड़ा हो, प्रतिरोध जुड़ा हो, धारा हो, ये सभी चीज़ मिलके क्या बनाए, एक बंद पास बनाए, बंद लूप बनाए, तो वो बंद पास होता है। जैसे इसमें देख सकते हो यहाँ से लेके आपका ये एक प्रकार का बंद पास है, ठीक है। ये आपका क्या है, एक प्रकार का बंद पास, ये आपका एक प्रकार का क्या है, बंद पास। अब बंद पास के लिए किरचॉफ का नियम कैसे लगता है वो भी समझ लो, ठीक है। बंद पास के लिए किरचॉफ का नियम कैसे लगता है, जैसे बंद पास इसे 1 मान लो, इसे बंद पास 2 मान लो। एग्जाम्पल से आपको समझा दे रहे हैं जिससे जब न्यूमेरिकल करोगे तो आसानी रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले बंद पास 1 से, बंद पास 1 से। इसमें तो समझ गए थे ना, ये जो धारा I और R का गुणनफल बराबर होता है विद्युत वाहक के बल के बीजगणितीय योग के, ठीक है। ये चीज़ था किरचॉफ का दूसरा नियम। तो जैसे बंद पास 1 से अगर बात करें, बंद पास 1 से अगर किरचॉफ का नियम लगाए, यहाँ से लगाया जाता है किरचॉफ का नियम, किरचॉफ के दूसरे नियम से, ठीक है। न्यूमेरिकल जब आएंगे इसी टाइप से लिखेंगे, बंद पास 1 से किरचॉफ के दूसरे नियम से, इस टाइप से हम लोग लिखेंगे, तब उसमें किरचॉफ का दूसरा नियम लगा के हम लोग उसे हल करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे समझ लेना। किरचॉफ के दूसरे नियम लगाने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, इसी टाइप से लगेगा, धारा और प्रतिरोध का बीजगणितीय योग, मतलब उसका पहले गुणनफल करना है, गुणनफल करना है ना। जैसे अगर हम लोग इस देखो यहाँ से अगर यहाँ की ओर चले, अगर यहाँ से यहाँ की ओर चले तो हमें क्या मिलता है, धारा I1 और प्रतिरोध R1, तो यहाँ से हमें मिलता है I1 × R1, इस टाइप से हमें लिखना होता है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना, यदि धारा की दिशा में चलेंगे, यदि धारा की दिशा में चलेंगे, जिस दिशा में धारा उस दिशा में अगर आप भी चलेंगे तो चिन्ह आपको कैसा लेना है, प्लस का लेना है। यदि धारा की दिशा में चलोगे तो चिन्ह आपको प्लस का लेना है, किसका, ये I × R का, I × R का चिन्ह आपको प्लस में लेना है। और यदि अगर धारा की विपरीत चलोगे, धारा की विपरीत, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट भी कर लेना, न्यूमेरिकल में आराम रहेगा, ठीक है। तो माइनस का I × R हो जाएगा, ठीक है। अगर धारा की दिशा में चलोगे तो प्लस का I × R, अगर धारा की विपरीत दिशा चलोगे तो माइनस का I × R। विद्युत वाहक बल के लिए समझ लो, यदि विद्युत वाहक बल में, ठीक है, यदि बैटरी के प्लस से माइनस की ओर चलेंगे, माइनस की ओर, तब E का मान जो रखेंगे वो हम रखेंगे किसमें, माइनस में। और यदि बैटरी के माइनस से प्लस की ओर चलेंगे, माइनस से प्लस की ओर, तो हम E का मान रखेंगे प्लस में। ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल में आपको काम आएगी, इसको आपको तैयार कर लेना, नोट कर लेना एक जगह, ठीक है। ये चीज़ कि यदि धारा की दिशा में चलेंगे तो I × R का मान प्लस में होगा, धारा के विपरीत चलेंगे तो माइनस का होगा, बैटरी के प्लस टर्मिनल से माइनस की ओर चलेंगे तो माइनस का E लिखा जाएगा, और बैटरी के माइनस से प्लस की ओर चलेंगे तो प्लस का E लिखा जाएगा। ये चीज़ हमेशा याद रखना, ठीक है। अब जैसे कि हमने ये जो प्लस का लिखा है कि माइनस का लिखेंगे, ये आपको इसी से पता चलेगा। जैसे आपने इधर का अगर चिन्ह बनाया तो मतलब आप इस दिशा में जा रहे हो, पहले यहाँ जाओगे, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर ऐसे होते हुए, ठीक है। तो जैसे हम बंद पास इसमें आए तो हमें सबसे पहले क्या मिला, I1 धारा मिली और आपको एक प्रतिरोध R1 मिला, तो हमने क्या लिखा, I1 × R1, ठीक है। जैसे इसमें सिग्मा I R होता है तो हमने लिखा I1 × R1। अब इसके बाद I1 × R1 तो लिखना है, अब बात यह आएगी प्लस में लिखे कि माइनस में। तो आप कैसे चल रहे हो, आप ऐसे से ऐसे चल रहे हो, और धारा की दिशा ये दर्शाई गई इस टाइप से जो दिख रही है, धारा की दिशा है, तो धारा की दिशा भी यही है, और आप भी इस दिशा से इस दिशा जा रहे हो, तो वैल्यू प्लस में होगी। क्यों, जब धारा की दिशा में चलेंगे तो वैल्यू प्लस में, तो ये वैल्यू आपको प्लस में रखनी, ठीक है।
इसके बाद आपको क्या मिला, देखो जब हम यहाँ से शुरू हुए, जब हम यहाँ से आए तो हमें I1 इंटू R1 मिला और धारा के दिशा में थे इसलिए प्लस में वैल्यू। अब इसके बाद नीचे आपको आना है, आप यहाँ पे देखोगे I1 धारा है, यहाँ आगे आओगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे धारा आपकी क्या हो जाएगी I2। ध्यान से देखना, जब आप इसके बाद यहाँ नीचे आए आपकी धारा क्या हो गई I2 और प्रतिरोध क्या हो गया R2। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, I2 धारा इंटू प्रतिरोध R2। अब बताओ ये धारा और ये जो प्रतिरोध का गुणनफल है ये प्लस में लिखे कि माइनस में। यहाँ से देखो धारा के विपरीत होंगे तो माइनस में। देखो यहाँ I2 यहाँ R2, जब हम लोग इधर से घूमते हुए हैं तो हम अब इस दिशा में, ध्यान से देखना, हम पहले ऐसे से आए ऐसे, अब हम जा रहे हैं ऐसे, ठीक है। अब हम ऐसे जा रहे हैं तभी तो I2 R2 मिलेगा। आपको सीधा जाना है, ऐसे से पहले ऐसे जाओ फिर ऐसे जाओ फिर ऐसे ऐसे घूमना है, ठीक है। तो ऐसे से जब हम लोग ऐसे आए फिर इसके बाद जब इधर की ओर जाएंगे तो हम जा रहे हैं इस दिशा में। देखो हम जा रहे हैं इस दिशा में, धारा किस दिशा में बनी हुई है, इस दिशा में, मतलब हम इस दिशा में जा रहे हैं, धारा इस दिशा में जा रही है, धारा के विपरीत जा रहे हो, इसलिए ये चिन्ह आपको माइनस में लेना है, बराबर, ठीक है। अब तो कुछ धारा नहीं बची। देखो सबसे पहले ऐसे आए हम, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे गए, बंद पास यही तो है एक, बंद पास एक में केवल घूमना, ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए अब ऐसे गए, तो यही तो बंद पास एक है, इसलिए हमने सबसे पहले लिखा I1 इंटू R1। प्लस में क्यों लिखा, क्योंकि हम धारा की दिशा में थे। फिर हम ऐसे आए, फिर हम ऐसे आए, हम इधर जा रहे थे इसलिए I2 की दिशा इधर थी, धारा की दिशा, हम ऐसे आ रहे थे माइनस में, इसे लिखा माइनस का I2 इंटू R2। अब बराबर में क्या लिखना है, E अर्थात सेल का विद्युत वाहक बल। तो हम चले किस दिशा में थे, इस दिशा में। आपसे कहा अगर आप इस दिशा में मान लो जा रहे हो तो आपको पहले क्या मिला, बैटरी का प्लस, फिर क्या मिला माइनस, मतलब प्लस से माइनस की ओर, बैटरी के प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं हम, मतलब हम इस दिशा में जा रहे हैं, यही तो विद्युत वाहक बल E है। अगर आप इस दिशा में जा रहे हो तो बैटरी का प्लस मिला फिर माइनस, मतलब प्लस से माइनस की ओर। जब बैटरी के प्लस से माइनस की ओर जाएंगे तो E का मान माइनस में होगा, यहाँ से माइनस का E आपको लिखना है, ठीक है। E आपको कैसा लिखना है, माइनस में, ठीक है। तो हम लोग प्लस से माइनस की ओर जा रहे थे इसलिए E1 है तो हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस का E1। अब इसके बाद जब हम लोग आगे आए थे, इधर आए थे, अब हमें ये वाला सेल मिला था E2। अब हमारी दिशा ये थी, ठीक है, हमारी दिशा ये थी, तो हमें सेल का पहले क्या मिला, माइनस, फिर क्या मिला, प्लस। हम ऐसे जा रहे हैं, हमें पहले क्या मिला, माइनस, फिर क्या मिला, प्लस, क्योंकि हम ऐसे जा रहे हैं तो माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं, तो बैटरी के माइनस से प्लस की ओर जाने पे E कैसा रखेंगे, प्लस का, तो E1 प्लस का आपका क्या आ जाएगा, E2। इस टाइप से आपको रखना है, ठीक है। तो ये आया किरचॉफ के दूसरे नियम से बंद पास 1 के लिए, ठीक है। सिंपल देख सकते हो, बस ये याद रखना ये चीज, धारा की दिशा में तो प्लस का I इंटू R, धारा की विपरीत दिशा में तो माइनस का इंटू R। अगर बैटरी के प्लस से माइनस की ओर जा रहे हो तो माइनस का E1, और अगर बैटरी के माइनस से प्लस की ओर जा रहे हो तो प्लस का E। ये चीज याद रखना, आप कोई भी क्वेश्चन में नहीं अटकोगे, ठीक है। आगे जो अगला वीडियो आने वाला है उस पर न्यूमेरिकल कराएंगे, इस टाइप के सारे आपके पॉइंट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं समझ लो, ठीक है। देखो आपको किरचॉफ के दूसरे नियम में लिखना तो केवल इतना ही है, केवल इतने तक लिखना है, लेकिन ये आपको समझा रहे हैं, न्यूमेरिकल करने में बहुत आसानी होगी आपको, ठीक है। अब इसके बाद अगर बात करें बंद पास 2 के लिए, बंद पास 2 के लिए अगर बात करें, बंद पास 2 के लिए, ठीक है, बंद पास 2 के लिए अगर किरचॉफ के नियम की बात करें तो बंद पास 2 के लिए भी सेम लगेगा। बंद पास 2 कौन सा है, ये यहाँ से लेके ये यहाँ तक, ठीक है, देख लो, ये यहाँ से लेके ये यहाँ तक बंद पास 2 है तो यहाँ तक लगेगा बंद पास 2 के लिए। तो सबसे पहले जब बंद पास 2 में आप यहाँ से लेके यहाँ से चलोगे, ऐसे इस दिशा में आप जा रहे हो, देखो आपकी दिशा कैसी है, हम ऐसे, ये जो आपका निशान ऐसे बनाएगा इसका मतलब ये दिशा ही तो दिखा रहा है, ये दिशा ही तो दिखा रहा है। तो हम ऐसे से ऐसे जा रहे हैं, तो हम जा रहे हैं कैसे, ऐसे, देखो दिशा स्थिर की दिख रही है ना, हम ऐसे जा रहे हैं, धारा की दिशा में, हमारी ही दिशा में, तो वैल्यू कैसी होगी, प्लस की, क्योंकि धारा की दिशा में जब जाओगे तो प्लस का वैल्यू। और धारा है कौन सी, I2, ये भी देखना धारा है कौन सी, I2, प्रतिरोध कौन सा, R2, तो I2 इंटू R2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद हम लोग ऐसे आए, फिर हम लोग ऐसे आए, फिर हम लोग ऐसे आए, ठीक है, देख सकते हो हम लोग ऐसे आ चुके हैं। अब हम लोग ऐसे आए हैं तो हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है ये कि भैया प्रतिरोध R3 मिला और हम इस दिशा में जा रहे हैं। आगे वाली जो धारा I1 प्लस I2 इसकी दिशा भी सेम है, तो जब हम धारा की दिशा में चल रहे हैं तो ये वैल्यू भी प्लस में आएगी, और धारा कितनी है, I1 प्लस I2, और प्रतिरोध कितना है, R3। अगर हम धारा की विपरीत दिशा में होते तो हम माइनस में वैल्यू रखते हैं, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसके बाद बात आएगी किसकी, सेल के विद्युत वाहक बल की। धारा और प्रतिरोध का गुणनफल हो गया। अब इसके बाद किसी बात आएगी विद्युत वाहक बल की। तो विद्युत वाहक बल में आपने देखा जब आप इस दिशा में जा रहे थे तो हमें क्या मिला, सबसे पहले बैटरी का प्लस फिर माइनस, क्योंकि हम ऐसे जा रहे हैं तो बैटरी का प्लस से माइनस की ओर, तो बैटरी के प्लस से माइनस की ओर जाने पे E आपको माइनस का रखना है, और कौन सा E है, E2, माइनस का E2।
इसके बाद हम इधर से आए, इधर से आए, इधर से आए, हमें इधर तो कोई भी विद्युत वाहक बल नहीं मिला, कोई भी सेल नहीं मिला, क्योंकि इधर कोई सेल लगा ही नहीं। तो कुछ नहीं करना, यही छोड़ देना है आपको, इतना ही। ये किरचॉफ के दूसरे नियम से इतनी वैल्यू आपके पास आ चुकी है, ठीक है। इसमें इधर बंद पास 1 के लिए ये आया था किरचॉफ के दूसरे नियम लगाने पे, ठीक है, और किरचॉफ का दूसरा नियम लगाने पे बंद पास 2 के लिए ये आया, ठीक है। इस टाइप से आपको करना है, बस याद क्या रखना है, ये चीज़ आपको याद रखना है, आप लगा सकते हो किरचॉफ का नियम आसानी से, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना। अगला जो वीडियो आएगा न्यूमेरिकल वाला, उस पर भी हम आपको इस टाइप के क्वेश्चन करा देंगे, जिसमें इस टाइप से बंद पास वाले न्यूमेरिकल मिलेंगे, क्योंकि इस टाइप का एक क्वेश्चन ज़्यादातर पेपर में हर साल आता है, तो आपको उसको अच्छे से तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट है, किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम, ठीक है। इसको समझे ना, कैसे धारा और प्रतिरोध का बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग को मतलब देख सकते हो, I1 × R1 माइनस I2 × R2, माइनस क्यों लगा, क्योंकि हम दिशा की वजह से है क्या, बीजगणितीय योग ही, इसलिए सिग्मा ER, और E1 + E2 है आपका माइनस E1 + E2, ये क्या है, विद्युत वाहक बल, तो सिग्मा E, ठीक है। इस टाइप से आप लोग समझ सकते हो किरचॉफ का नियम, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में है, इसको भी नोट कर लो। पूछा जाए तो केवल इतना आपको लिखना है, ये आपको केवल समझाने के लिए था। इससे आपके न्यूमेरिकल आएंगे तो आपको ये पूरा किरचॉफ का नियम लगाना यहीं पे सिखा दिया, ठीक है। तो अब आप लोग इसको नोट कर लो, आप बात करते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो जल्दी से इसे नोट कर लो। तो आप देखो भैया, इस चैप्टर के 2 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि 5-5 नंबर के हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछाते हैं, कौन कौन से टॉपिक है वो। पहला है व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। फिर इसके बाद बात करें, दूसरा टॉपिक है सेल के विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध का सूत्र, ठीक है। सेल के विद्युत वाहक बल E, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r, तथा आपका जो विद्युत वाहक बल होता है E, मतलब विद्युत वाहक बल E, टर्मिनल विभवांतर V और आंतरिक प्रतिरोध R में क्या संबंध होता है, ठीक है। 5-5 नंबर के टॉपिक है। इन टॉपिक को हमने आपको पहले ही करा रखा है। अगर आप इनके वीडियो देखने जाते हो, देखो बाहर आपको कहीं नहीं जाना, ये 5 नंबर वाले टॉपिक थे, इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, इसलिए हमने क्या किया था, इनके वीडियो पहले ही बना दिया था। तो इन दोनों वीडियो की लिंक आपको इसी वीडियो, जो वीडियो देख रहे हो ना ये वाला, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दोनों वीडियो की लिंक दे देंगे। इन दोनों वीडियोज को आपको देखना जरूर है, क्योंकि ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत वाली वीडियो मिल जाएगी, उससे जाके ये वाला टॉपिक तैयार कर लेना, क्योंकि 5 नंबर का बहुत ही मस्त तरीके से हमने उस वीडियो पे आपको समझाया है, ठीक है। फिर इसके बाद ये सेल के विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध, इसकी परिभाषा भी वहां पे बता रखी है हमने, और कि मतलब तीनों चीज की परिभाषा और तीनों में संबंध क्या होता है उसका सूत्र भी आपको बता रखा है, ठीक है। तो दोनों की आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगी, दोनों वीडियोज की, वहां से जाके दोनों टॉपिक को तैयार कर लेना, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। 5 नंबर वाले टॉपिक थे, इसलिए हमने इनको पहले ही करा दिया था, ठीक है। तो आज के इस वीडियो से आपके जो विद्युत धारा चैप्टर के हैं सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। बस इन दोनों क्वेश्चंस को आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे वीडियोज मिल जाएंगे, वहां से जाके देखना है, ठीक है। और पूरा चैप्टर ये कंप्लीट हो चुका है, इससे बाहर इस चैप्टर से आपका कुछ भी नहीं आने वाला, ठीक है। आप बस से इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स, तो न्यूमेरिकल्स की वीडियो इसके बाद आएगी कल की वीडियो पे आपका, ठीक है। तो आप लोग जो लोग नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर लो, जैसे ही अगला वीडियो कोई आएगा आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन भी आ जाएगी, ठीक है। और आपको डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सअप ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ से भी जाके ज्वाइन हो सकते हो, जिससे आप व्हाट्सअप ग्रुप से ज्वाइन हो जाओगे तो वहाँ पर भी हम वीडियो शेयर कर देते हैं, जिससे वहाँ से भी आप समझ जाओगे कि वीडियो आ गया, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन पे 12 फिजिक्स 1 शॉट वाली प्लेलिस्ट है, वहां पे जाके आप इसके पहले के वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं यार अगले वीडियो पे, इसको आपको नोट करना हो, इन दोनों टॉपिक को आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, आप लोग जाके देख सकते हो।